हाँ भाई, क्या किया था बेटा? और न्यूक्लियर रेडियाई और डेंसिटी भी होगी थी। कोई प्रॉब्लम? पीछे कोई प्रॉब्लम है? अगर हो भी तो बता देना, एक दो टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब तक हम न्यूक्लियर साइज को पढ़ चुके हैं, जो R इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है? R0 इंटू में A1/3। A क्या है? R0 क्या है? हाँ, ये कांस्टेंट फोर्स रहता है। तो आज हमारी जो टर्म जो नेक्स्ट है वो इसी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आज हम न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, किस तरह से वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और कौन कौन सी टर्म को वेरीफाई करता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स आपकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कितना स्टेबल होना और कितना मोर स्टेबल होना और लेस स्टेबल होना। तो स्टेबिलिटी आपने पढ़ी हो कि भाई कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें कैसे स्टेबिलिटी आती है, दो किन्हीं भी सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप करने से कौन कितना स्ट्रोंगर होता है, वीकर होता है, वो सारी केमिस्ट्री की टर्म इसमें है। पर हम सिर्फ न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को यहाँ पे पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस जितना स्टेबल रहेगा, जितनी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रोंगर सॉल्यूशन आप लोगों के पास बना के देता है, ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक हमारा रहेगा न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम उस फोर्स के बारे में जानेंगे। अब आपकी है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा है ना विपरीत सोचना है। जो आप काम कर तो रहे हो, लेकिन अब तक उसके बारे में आप सोच नहीं पाए। आप लोगों को इतना पता है कि न्यूक्लियस के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस फोर्स, ध्यान रखना, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियस फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस फोर्स को हम पढ़ेंगे। अब आप थोड़ा ना साथ में स्टडी करते जाएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ तक, आपकी इमेजिनेशन पावर काम करती है और कहाँ तक काम नहीं करती है। हमें ये पता है कि एक एटम होता है, उस एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। जो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक अपनी स्फीयर बना रहा है। स्फीयर भी कैसी? भरी हुई स्फीयर। जिस स्फीयर के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस का अपना एक साइज भी होता है, और उस साइज के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर वो एक स्फीयर तैयार करता है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है यहां तक? अब बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं कितने, वो हम निकाल सकते हैं ना। कैसे? एटॉमिक मास से। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है X, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। कौन सा एलिमेंट है पूजा बेटा? ये नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट है भाई ये? जिसका एटॉमिक मास कितना है? 14। अब हमें पता है ना इसमें प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं। कितने प्रोटॉन है? इसमें 7 प्रोटॉन है, और इसके अंदर 7 ही क्या है? न्यूट्रॉन है। पता चल गया ना। तो इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन हो सकते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। और अगर एक से ज्यादा उसके पास प्रेजेंट है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट रेस्ट। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? रेस्ट में। और न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट पार्टिकल भी किस में प्रेजेंट है? रेस्ट में। क्या न्यूक्लियस कहीं घूम फिर के आता है? नहीं। तो न्यूक्लियस रेस्ट में है
और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, जो क्या बताता है, प्रोटॉन को बताने का काम करता है। अब इस नाइट्रोजन के पास टोटल कितने प्रोटॉन हैं, 7, और 7 के 7 प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पे मान लिए, इनमें से सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज, एक ये और एक ये। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसा फोर्स लगाते हैं, रिपेल करने वाला, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं कर देगा यहां से, है ना, और रिपेल करेगा तो पॉजिटिव किस में आ जाएगा, मोशन में, दोनों चार्ज पार्टिकल बिखर जाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी ना एक, मींस इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो निकालेंगे पहले फोर्स को, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion between 2 प्रोटॉन, 2 यूज किए हैं, 2 से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो, सिमिलर होंगे तो सब में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। और ये रिपल्सन फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कितना होगा भाई, क्या लिखते हैं इसको, F इलेक्ट्रो E S इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला K इंटू Q1 बाय में, सोल्व करो इसको, K की वैल्यू इंटू Q1, किसके ऊपर चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, अगला चार्ज भी कौन सा है, तो सेम चार्ज किसके ऊपर, ठीक है, बाय में रेडियस r स्क्वायर। वैल्यू क्यों नहीं रखी, एटम तो किसी भी न्यूक्लियस का हो सकता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, क्या पता एटम का साइज थोड़ा बड़ा हो, क्या पता एटम का साइज छोटा हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एटम कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल जरूर होता है पर सबसे छोटा नहीं होता है, उस सिस्टम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिस सिस्टम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ शुगर के क्रिस्टल है और कुछ आपके पास अलग है भाई, कोई भी और NaCl नमक के कुछ पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसके एक पार्टिकल को एक एटम माने तो किसका साइज बड़ा और किसका साइज छोटा, साल्ट वाला जो नमक वाला है वो छोटा होगा। तो कंपैरिजन सिस्टम के साथ है कि किसका पार्टिकल बड़ा होगा और किसका पार्टिकल छोटा होगा। तो कभी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल को अगर आप एटम बोले तो किसी सिस्टम के उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बोले जो सिस्टम को अभी फिलहाल हम हाल फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आ गया, इसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2.4 इंटू में 10 की पावर 19, 38 में से 9 गया 29, तो ये आएगा आपके पास 2.4 इंटू में 10 की पावर माइनस के 28, ठीक है, अप्रोक्स लगभग। बाय में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्या मान लें इसको, फर्स्ट इक्वेशन। बताइए यहां तक क्लियर है। मींस किसी भी न्यूक्लियस के पास अगर सेम प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को रिपेल करने के लिए, और वो रिपल्सिव फोर्स किसने एक्सप्लेन किया था, सेम चार्ज के लिए स्टैटिक फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि चार्ज किस में है, रेस्ट में है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा।
अब बड़ी बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो चार्ज क्या हो जाने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए, पर चार्ज तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते ये तो न्यूक्लियस के अंदर क्यों बने हुए हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर बने रहने का रीजन ये है कि ये दोनों सेम चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों ने आपस में एक और फोर्स अप्लाई कर रखा है जो स्मॉल फोर्स रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से दोनों पार्टिकल एक दूसरे से क्या नहीं हो पाते, दूर नहीं जा पाते। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ना है। तो सेकंड फोर्स कौन सा पढ़ा जाएगा, ग्रेविटेशन। चाहे वहां रख देगा। सेकंड फोर्स क्या होगा, तो आप लोगों से पूछेगा कि न्यूक्लियस के पास कौन सा फोर्स होता है। बताइए कौन सा फोर्स होता है, दोनों हुए ना, तो दोनों फोर्स होते हैं, और दोनों फोर्स जब आपस में मिलते हैं उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको न्यूक्लियस फोर्स हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स नहीं पढ़ा था 10 की पावर 38, फिजन और फ्यूजन कंडीशन बोथ में एप्लीकेबल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियस का फोर्स इन दोनों पे डिपेंड करता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ग्रेविटेशनल फोर्स किस में है, कम मात्रा में। तो यहाँ से हम ये मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, चले बेटा जी, अगला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्मॉल वैल्यू ऑफ attractive force between two proton are gravitational force is फॉर्मूला क्या लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू m1 नहीं लेंगे, यहां पे मास ही ले ले। क्या यूज किया है, सेकंड भी बाय में सोल्व कर ले बेटा जी इसको। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी कितना, मास ऑफ प्रोटॉन सिक्स। ठीक है, 1.6 चार्ज में रह जाएगा नहीं आपका। प्रोटॉन बाय में आर का स्क्वायर, इसको चेंज मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी हम एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज नहीं पता है, कौन से न्यूक्लियस के लिए यूज करें, किस एटम के न्यूक्लियस के लिए यूज करें। आ गया, इसको भी सोल्व कर लें। 1.66 इंटू 166 का स्क्वायर हो गया 660, 2600, 600 दूनी 12। ठीक है, 1.8 इंटू में 10 की पावर 27, 54 इंटू 11 50, 65, 64 इनवर्स 64 एप्रोक्स, ये एप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है बेटा जी, और बाय में क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों का रेशियो जो है वो हमने निकालना है, बस कंडीशन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो रेशियो में ऊपर क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एफ जी इज इक्वल टू, वैल्यू रखें
FeS 10 पावर इनवर्स 28 बाय में इनटू में Fg की वैल्यू इनटू में 10 की पावर इनवर्स बाय में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसको इससे काटोगे तो अप्रोक्स 1 पे ही जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आपने काटनी पीटनी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और 1 के साथ पावर को मल्टीपल करेंगे तो कोई चेंज नहीं आना, तो सीधा अप्रोक्स वैल्यू निकाल दें। अप्रोक्स निकालोगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो किसका प्लस के 64 में से 28 गया तो कितना बचेगा 10 की पावर 36। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय में ग्रेविटेशन फोर्स इधर चला जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने ज्यादा टाइम मल्टीपल बड़ा है 10 की पावर 36। तो रेशियो आ गया हमारे पास Fg रेशियो में Fe, ये 1 टाइम है और ये कितने टाइम है 36 टाइम। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई, किसी भी न्यूक्लियस पे लगने वाले फोर्स दोनों जो एक साथ लगते हैं वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, जिनका रेशियो एक फोर्स को डिफाइन करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो अगला हमारा टर्म होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, इन दोनों फोर्स का किसी भी न्यूक्लियस पे एक साथ लगना, इन दोनों न्यूक्लियस के फोर्स का न्यूक्लियस पे एक साथ एप्लीकेबल होना क्या कहलाता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो ये डेफिनेशन आपने अब देनी है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हो ना, ये वही है, बस फिर फर्क इतना है कि स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर तो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, कौन कितना स्टेबल है, ज्यादा है कि कम है, लेकिन हमें वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक न्यूक्लियस का फोर्स पढ़ना है जो किसके बराबर रहता है न्यूक्लियर फोर्स के बराबर रहता है। वो न्यूक्लियर फोर्स क्या डिफाइन करता है इनसाइड, किसके इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट टू फोर्स are applied same time both, कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड gravitational force are called nuclear force। ठीक है भाई, this nuclear force value is 10th power 38, जो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। Fn से इसको लिखेंगे, जो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है। पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आर प्रेजेंट इन नेचर। हालांकि ये नेचर का फोर्स नहीं है, रीजन आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि ये फोर्स आप लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। क्या आप इस फोर्स का यूज कर सकते हो कभी भी? भाई नहीं कर सकते, न्यूक्लियस के पास जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसके फोर्स का हम करेंगे ही क्या। हम तो नेचर के 2 फोर्स को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है भाई, इस फोर्स को स्ट्रोंगेस्ट फोर्स माना गया है क्योंकि ये फोर्स किसी भी न्यूक्लियस पे लगने वाले दो ऐसी पॉसिबिलिटी पे है जिन पे चार्ज सेम है, ठीक है, और उसको ये ज्यादा से ज्यादा अगर दूर करेगा भी तो कितना दूर कर सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बीच में इससे ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना। ये रेडियस है किसकी, उस न्यूक्लियस की, जो किसके बराबर होती है, 1 फर्मी के बराबर, ठीक है। तो ये रहता है बेटा जी, ये आपने ध्यान रखना है कि ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशनल में, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशन से। उसके लिए अब आपकी सीरीज बनेगी वो Fg रेशियो Fe रेशियो Fn। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये 1 है, ये 10 की पावर 36 है और ये 10 की पावर 38 है, ठीक है। तो ये रहेगी आपके पास सेकंड भाई। और क्यों बोल रहे हैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। अगर इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाए तो ये फोर्स नेग्लेजेबल हो जाता है और ये काम नहीं करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। रीजन पूछेगा कि भाई शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोला जाता है, तो अभी बताया, एक एटम के पास न्यूक्लियस की रेडियाई, जो न्यूक्लियस की रेडियस रहती है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है पूरा और इस न्यूक्लियस की रेडियाई कितनी है, r, और ये r की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर इनवर्स 15 मीटर, बहुत कम नहीं है, बहुत कम वैल्यू है ना ये। और इतनी कम रेंज के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। अगर मैं इसकी रेडियस को इससे ज्यादा बढ़ा दूं तो ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मींस न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियाई को अपनी तरफ खींचने या रिपेल करने का काम नहीं कर पाएगा, मींस ना वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल होगा ना ग्रेविटेशन फोर्स एप्लीकेबल होगा। सेकंड टर्म है इसकी, तो इसको कैसा फोर्स बोला जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड प्रॉपर्टी ये पूछता है कि ये जो फोर्स है ना, जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर या चार्ज के ऊपर। जो ये न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस पे इंडिपेंडेंट है, प्रोटॉन के पास तो दोनों प्रॉपर्टी है, मास भी है और चार्ज भी है, ठीक है। तो ये हमेशा चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा ये चार्ज इंडिपेंडेंट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूछा जाए ना कि न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। क्या ये फोर्स क्वांटाइज्ड होता है, क्या ये फोर्स क्वांटाइज्ड है, क्या यही फोर्स न्यूक्लियस से एटम की स्फीयर तक जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसमें क्वांटाइज्ड करने का कोई रिजल्ट है ही नहीं, तो ये नॉन क्वांटाइज्ड फोर्स रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स रहेगा, नॉन क्वांटाइज्ड फोर्स, ठीक है। तो ये आपने कुछ इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, और भी इसमें काफी प्रॉपर्टी रहती है। ये पूछेगा कि इसके ऊपर जब ये नॉन क्वांटाइज्ड है तो बनेगी जो चार्ज की एनर्जी वो कहाँ जाएगी फिर, क्योंकि चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी तो जरूर बनाएंगे, तो उस एनर्जी को हमने आइंस्टीन इक्विवेलेंट एनर्जी में आगे पढ़ेंगे। अब एक बात बताएं, जब हम वो फोर्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो वो न्यूट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे क्या, जो आपस में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं ना दो प्रोटॉन, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे क्या, भाई बताएं, लगा सकते हैं कि नहीं, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के पास क्या है, क्या नहीं है,
चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं होगा तो क्या फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक? लगेगा ही नहीं। मास मास है, मास की प्रॉपर्टी से प्रोटॉन ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, उसकी वजह से वो वहीं पे पड़ा हुआ ही है, बाहर थोड़ी जाता है वो भी, तो वही है, उसके रीजन है ग्रेविटेशन फोर्स, पर वो कोई भी एनर्जी के लिए कन्वर्सेशन फोर्स एप्लीकेबल नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये रहता है बेटा जी आपका न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें हम ये फोर्स को स्टडी करते हैं। बताएं क्लियर है क्या? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं, फिर ये उतार लेना आप लोग, फिर ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज का आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। लास्ट है अगला टॉपिक आप लोगों का क्या रह गया भाई? देखते हो क्या बुक वक है आपके पास? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे काम करती है? अच्छा बताएं आप लोग, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? और तरीके से ही बता दो। बिल्कुल गलत बात है ये आप लोगों की, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। फिर आप न्यूक्लियस का पूछा मैंने स्टेबिलिटी, आप क्या बताने लग जाते हो भाई? ये अलग टॉपिक आपने, वहां पे आपने मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पढ़ी है या एटम स्टेबिलिटी पढ़ी है? आप ये बोलें, फिर आप कुछ भी बोलेंगे मैं मान लूंगा भाई, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अच्छा आपने पढ़ा है एटम स्टेबिलिटी, या दो मॉलिक्यूल आपस में जब स्टेबल होते हैं तो क्या था, क्या बोलना फिर से? जो ये भी वही बात बताता है, बस फर्क पता क्या है? स्टेबिलिटी का मीनिंग आपको नहीं पता चला वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन किसी की भी स्टेबिलिटी को कभी कंप्लीट करते ही नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कौन कितना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने वाला है और कौन कितना वीक सॉल्यूशन बनाने वाला है। मान लीजिए आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद आप लोगों को बोलें कि इनको अलग कर दो। अब अलग करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी भाई। जैसे मान लीजिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं ना, ये सभी प्रोसेस आपको कोई प्रोसेस करके आपको अलग करना है। और आपने उन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को तो इजीली अलग कर दिया, जैसे कि वाटर के अंदर क्रिस्टल हमने है ना आयरन के डाले थे, इजीली आप उनको अलग निकाल दोगे ना। और एक वाटर के अंदर नमक डाला हुआ है, उसके क्रिस्टल अब निकालने पड़ेंगे तो टाइम देना पड़ेगा। रीजन, अब रीजन है स्टेबिलिटी का। जब ये कंपाउंड बना था ना, तो इस मिक्सर के अंदर न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करना चाहते थे, वाटर के और आयरन के, वाटर के और साल्ट के, नमक के। जो अच्छे से रिएक्शन कर गए ना, जिनके न्यूक्लियस आपस में टाइटली जुड़ गए, उनको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। और जो मॉलिक्यूल बना है, जिसने अपनी सेल बना ली खुद की, उसकी जो सेल की स्टेबिलिटी है वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेगी। न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही एटम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयनाइजेशन फॉर्म को किसके साथ रिएक्ट करना है और किसके साथ नहीं करना है, ऑप्टेट कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ये उसको बताना चाहता है। जैसे कि आपसे बोलेगा कि आयरन पानी में इसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस क्यों नहीं बनाए, तो आप बोलेंगे कि ये इसके ऑप्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रॉन आपस में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाए थे। तो ये स्टेबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आयनाइजेशन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है
उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी तो लेंथ पे ही डिपेंड होती है और बॉन्ड लेंथ जो बनती है वो हमेशा न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ही बनती है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ही जुड़ेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन तो काम करें ऐसा तो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप बोलते हो तो उसमें उसका आंसर छिपा रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छिपा है। और आज तक आपने इतने दिन से हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं 4-5 दिन से, कभी ये मन में आया कि भाई पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उन पे रिपल्सन फोर्स लगना है? अगर आपके मन में आया तो आप इन चीज़ों को सोच रहे थे, अगर नहीं आया तो इसका मतलब हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। और यही चीज़ रहती है बोलने में, लिखने में, सुनने में और समझने में, तभी हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। और +2 के बाद ये ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि तब तक हमारी समझ समझने वाली बन जाती है, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे +2 में बैठे हुए आप लोगों को जितनी मैं बातें समझा रहा हूँ, अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ भी गया है। हमारे टाइम पे तो एक अक्षर समझ नहीं आता था भाई, एक अक्षर भी नहीं पता होता था हमें कि फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है, बायो ये है, कुछ नहीं है, बस आ रहे हैं एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, समझ आ रही हैं तो ठीक, नहीं आ रही हैं तो ठीक। और सबसे बड़ी बात तो हम पूछ नहीं सकते थे, तब तो उठा उठा के पटकते थे भाई। अब तो मारना पीटना है ना बहुत कम हो गया है, उस टाइम पे तो ये नहीं होता था लड़की हैं लड़के हैं, ऐसे तो भाई पूरे तो टीचर होते थे 6-6 फुट के, और ऐसे फेंकते थे बेंचों के ऊपर से, बेंच होते ही नहीं थे, ज़मीन में घिसड़ा घिसड़ा के मारते थे, ठीक है। पहले गुंडे ज़्यादा थे, टीचर कम थे, अब तो टीचर रहेगी नहीं, भाईचारा रह गया अब तो सारा। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो आज हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़नी है। 2 कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं +2 में, 3rd कंडीशन भाई इसकी एक मतलब कंडीशन मैंने भी इसके बारे में नया ही पढ़ा है, और सिर्फ ये मैंने केमिस्ट्री के लिए पढ़ा स्पेशल, कि केमिस्ट्री में एक ऐसा पोर्शन जो किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है, किसी न्यूक्लियस को कितना स्टेबल किया जा सकता है, उसकी एक कंडीशन है जो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ना मैंने नीट वगैरह के एग्जाम में काफ़ी देखी थी केमिस्ट्री के क्वेश्चनों में, तो फिर सही थी, अच्छी भी लगी उसकी, और नई चीज़ थी तो समझने में और थोड़ा सा सही रहा, ठीक है। पर किसने समझाया, किसका एक्सपेरिमेंट था, ये नहीं पता चला, क्योंकि मैंने अब आज ही पढ़ी सुबह ही। चलो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब तो समझ आ गया है, न्यूक्लियस का स्टेबल होना, ठीक है। स्टेबल होना मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि वो मोर स्ट्रॉन्ग और मोर वीक की कंडीशन में हो। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसको ब्रेक कर पाना इजी हो तो उसको हम वीक न्यूक्लियस बोलेंगे। तो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन 2 तरीके से किया जाता है, स्ट्रोंगर और वीकर। उनमें से कौन सा वीकर न्यूक्लियस है और कौन सा स्ट्रोंगर? वीकर से क्या मतलब है? जिस न्यूक्लियस को इजीली ब्रेक किया जा सके, जिसकी 2 न्यूक्लियाई अलग अलग कर दें एक न्यूक्लियस की, तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम वीकर बोलेंगे, उसकी स्टेबिलिटी वीक है। और जिसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल ना हो या जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोंगर। जैसे कि हाइड्रोजन, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, 1H1, 1H2 और 1H3, इनमें से मोर स्टेबल कौन सा आइसोटोप है? कौन सा? 1H1 है भाई। कंपैरिजन कैसे बताओगे? इधर देखो, इधर क्या है, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को अलग निकाल सकते हैं ना, तो हो गया ये तो अनस्टेबल। यहां देखो, यहां क्या है, यहां पे एक प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और इजीली चले जाएंगे क्योंकि उनके पास तो कोई वो है ही नहीं, चार्ज वगैरह फोर्स उन पे लगेगा, लगाना कोई एनर्जी थोड़ी सी क्रिएट होगी, अपने आप वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो पता चल रहा है ना कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कहां से पता चल रही है? यहां से पता चल रही है, इनको अलग करने से पता चल रही है।
ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक में रिप्रेजेंट करने, तो हमें निकालनी है इसकी स्टेबिलिटी। और ये कहता है स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो मेनली कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो फैक्टर हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला जो फैक्टर हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कौन न्यूक्लियस कितना वीक है और कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मीनिंग अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या डिफाइन करना चाहता है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक। तो रिलेशन बता रहा है ये वीकर और स्ट्रॉन्गर और वीकर, स्ट्रॉन्गर और वीकर न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसके फैक्टर, पहला फैक्टर हमने पढ़ना है सबसे पहले, जब इस न्यूक्लियस के ऊपर दो फोर्स की ऑब्जर्वेशन हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो फोर्स यहां पे प्रेजेंट हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट जो चार्ज रेस्ट में है वो एक एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिस एनर्जी का काम है यहां पे इन दोनों प्रोटॉन का पॉजिटिव पॉजिटिव होते हुए भी जोड़ के रखना, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसकी डेफिनेशन मैं आगे लिखवाऊंगा क्योंकि इसका पूरा टॉपिक आने वाला है। इसको क्या बोलेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। आप इतना ध्यान रखो पहले फिलहाल, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के ऊपर दो सेम चार्ज पार्टिकल को आपस में जोड़ के रखती है। हालांकि ये एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जोड़ के रखती है। फिलहाल हमें दो प्रोसेस प्रोटॉन प्रोटॉन की पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, ये एनर्जी आई कहां से, उन फोर्स से, क्योंकि वो फोर्स आके वहां पे वर्क डन तो करेंगे। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, चाहे वो स्टैटिक में ही क्यों ना चेंज हो रहा हो, वो एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट R इज इक्वल टू 10 की पावर इनवर्स 15 तो मिल रहा है। और इसके साथ अगर मैं फोर्स को मल्टीपल कर दूं तो वर्क बनेगा कि नहीं, और ये वर्क किसके बराबर होता है, तो एनर्जी है इसके पास, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे जरूरी पहला जो फैक्ट है वो है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना किस पे डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की वो बाइंडिंग एनर्जी जो आपस में न्यूक्लियस को जोड़ के रखी हुई है। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये एनर्जी अगर कम है तो वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी लार्ज है तो कैसा होगा वो, मोर स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर ग्रेटर है तो न्यूक्लियाई कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। ये मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर आप लोगों का ये, तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूक्लियस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई। सेकंड, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा, ये वीक न्यूक्लियस। लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखें इसको। सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियस का स्टेबल होना किस पे डिपेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पे। सेकंड भाई, सेकंड कहता है जो स्टेबिलिटी है और ज्यादा अगर हमें स्टेबल करना है तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फोर्स के रेशियो पे, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय में ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो रेशियो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो भी क्या डिफाइन करता है इसकी स्टेबिलिटी। क्योंकि इस फोर्स से क्या बनने वाला है,
न्यूक्लियस फोर्स, और वो न्यूक्लियस फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियर क्या होता चला जाएगा, स्ट्रोंगर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि इनका रेशियो कितना होगा, और ये रेशियो किसी की भी स्टेबिलिटी को जब डिफाइन करेगा तो एक से ज्यादा होना चाहिए, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों का रेशियो किससे ज्यादा आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो गया ना तो उतना ही मोर स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन इसमें ध्यान रखना है, इनका जो रेशियो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखे, रेशियो क्या लिखते हैं, एफ ई बाय में ये ज्यादा होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, तो इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा फोर्स रहेगा भाई। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टेबिलिटी, उतना ही वो स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, तो ये रेशियो हम जब भी निकालेंगे ना तो आपको इनका रेशियो मिलेगा, और ये रेशियो है किस चीज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का अलग अलग निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो ये रेशियो। और किसके कंपैरिजन, एक और टर्म आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो भी आप इसमें निकाल सकते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो भी किसी की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, जिसमें प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे किससे, न्यूट्रॉन से, तो मोर स्टेबल होगा, और अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो क्या होता चला जाएगा, लेस स्टेबल। क्योंकि अभी हमने हाइड्रोजन में भी पढ़ी थी ना कंडीशन, जब न्यूट्रॉन बढ़े थे तो न्यूट्रॉन के बढ़ने से क्या हो गया था, वो लेस स्टेबल होता जा रहा था। तो ये कंडीशन भी आपको बताती है, जिसमें हम रेशियो निकालते हैं किसका, रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे इसको भाई, P प्रोटॉन बाय N न्यूट्रॉन। अगर इनका रेशियो, जो भी आप इनका रेशियो निकालोगे वो इनकी स्टेबिलिटी को वो भी शो करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप रख लेना भाई ऐसे, रेशियो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनकी भी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा आनी चाहिए, 1 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर 1 से कम होती चली गई तो क्या हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का निकाल लो। ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नाइट्रोजन 7 निकालो भाई। प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 8 बाय में क्या चाहिए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, चलो नाइट्रोजन का निकाल लो, 7 बाय 7। इस आइसोटोप के ऊपर दोनों का न्यूक्लियस है वो कैसा है, सेम स्टेबल है। ठीक है, चेंज करके निकाल लेना भाई, ये 17 ले लेना, ऑक्सीजन का 8 17, इसका कंपैरिजन आप इसके साथ कर लो, या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कर लो। ठीक है, 17 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 बाय में 0.8 कैसे आएगा, 8, हाँ ठीक है। ये कितना आएगा 1, तो कौन सा स्टेबल है, 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। सेकंड कंडीशन आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट में इसकी टर्म, यहां तक ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं जो बनने होते हैं इस चैप्टर, इस
वाले क्वेश्चन से, स्टेबिलिटी से। और लास्ट टर्म जो थी वो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इवन और ऑड सिचुएशन। एक और टर्म बनाई गई थी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इवन और ऑड नंबर के अकॉर्डिंग काउंट किया गया था, और जिनमें मोर स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए 4 केसेस आपको दिए थे। वो 4 केसेस आपने स्टडी किए थे, करने हैं यहाँ पे। वो केसेस हैं कौन से? फॉर मोर स्टेबिलिटी नीट में फंसे थे भाई अब की बार क्वेश्चन। अगर आपके पास इवन नंबर प्रोटॉन है, यहां प्रोटॉन लिख रहा हूं और इधर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस फॉर्म में है? इवन नंबर में। पता है इवन नंबर क्या होते हैं? अगर नंबर न्यूट्रॉन भी किस में है? इवन में, तो इनसे होने वाला जो न्यूक्लियस बनेगा ना इनका, वो मोर स्टेबल होगा आपका। अगर दोनों के दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस फॉर्म में है? इवन नंबर में है, तो इनसे बनने वाला जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा, मींस मोर स्टेबल होगा। ठीक है। इसमें बनने वाला जो न्यूक्लियाई होता है उसका फोर्स होता है 168 न्यूटन। एक न्यूक्लियस पे 10 की पावर वो तो लगानी ही लगानी है, साथ में जो न्यूक्लियस फोर्स होता है 168 टाइम्स स्ट्रोंगर रहता है बाकी किन्हीं भी न्यूक्लियाई से, और बहुत ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल करना पड़ता है इस न्यूक्लियाई को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके पास इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कैसे हो? ओड हो। ठीक है। अगर इन दोनों से जो न्यूक्लियस बनेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ने से, वो जो होगा ना वो स्टेबल तो होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा, ऊपर वाले से लेस स्टेबल होगा ये। ठीक है। तो इसको हम स्टेबल की कंडीशन में रखते हैं। ठीक है। थर्ड जो हमारा बनेगा वो है ओड प्रोटॉन हो और इवन न्यूट्रॉन हो। ओड अगर प्रोटॉन हो और इवन न्यूट्रॉन हो तो इनसे बनने वाला जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा वो भी स्टेबल होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। ऊपर वाले के तो कंपैरिजन में फिर बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे भी ये लेस स्टेबल होता स्टेबल ही है। ठीक है। सबसे लेस स्टेबल कब बनेगा? जब आपके पास प्रोटॉन भी क्या हो? ओड हो, और न्यूट्रॉन भी आपके पास क्या हो? यहां से बनने वाला जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है भाई। तो ये है बेटा जी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम ये 3 टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो न्यूक्लियस फोर्स, फिर न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद स्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये है बेटा जी, आप इनको उतार लें। ये 3 टॉपिक आपने करने हैं। कल हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। ठीक है।